ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम एनाटॉमी का अगला चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कि जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो कैसे यूटिलाइज होती है शरीर में, कैसे किस किस ऑर्गन के माध्यम से वो आगे ट्रेवल करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं आपके। ठीक है, पहले जो इसका बेसिक है वो इसको समझ लेते हैं कि ये नासिका है, नोज है। ठीक है, तो इससे आप क्या लेते हो अंदर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अंदर ली, बाहर क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। और ऑक्सीजन को अंदर लेने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। यानी कि श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया और श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। और इन दोनों क्या है? ये ब्रीदिंग के प्रोसेस। तो पहले लेवल पे आप लेते हो सांस, पहला पार्ट। फिर नासिका से होती हुई वो पहुंच जाती है ऑक्सीजन लंग्स के पास। राइट लंग, और ये हो जाएगा लेफ्ट लंग। लंग्स के पास पहुंच गई है। अब जो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं एल्विलाई, वायुकोश। ये आपके एल्विलाई मान लिया। यहाँ तक क्या पहुंच गई है? ऑक्सीजन। अब जैसा कि हमने ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी कर लिया था कि यहाँ पे फिर आएगी पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें होता है अशुद्ध रक्त। यानी कि जिसमें क्या चीजें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गोली होती है इसमें। तो ये CO2 आ गई है यहाँ पे, और CO2 इसने फेफड़ों को वापस दे दी। और इनके पास से ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई है? ब्लड में। अब ये रक्त जो है, ये ब्लड जो है, ये शुद्ध हो गया है, दोनों फेफड़ों से इसमें आ गई है। फिर आगे क्या होता प्रोसेस? आगे ये जो पल्मोनरी वेन, ये लेफ्ट एट्रियम में जाके इस ब्लड को डाल देगी और फिर पूरे शरीर में ये लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से सर्कुलेट हो जाएगा। ये थी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ये दूसरा स्टेप है, एक्सटर्नल। क्योंकि ये पल्मोनरी लेवल पे है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फिर जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंच जाएगा फिर पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और एक एक ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि अगली स्टेज पे ये गया राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर पूरे शरीर में। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, होल बॉडी। और बॉडी में क्या है? काफी सारे ऑर्गन्स हैं, सेल्स। तो यानी कि मान लिया ये कोई भी एक ऑर्गन है, उस तक ये ब्लड पहुंच गया है। तो इसने अपनी जो ऑक्सीजन थी उसको यूज कर लिया है, इसके पास है कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए ऑर्गन के पास। और जो इसमें ऑक्सीजन आई है वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लेवल है रेस्पिरेशन का, ये तीसरा लेवल होता है। इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये अंदर घटित होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन इसके अंदर आ गई है अब।
सेल के पास पहुंच गई है। अब सेल ने इस ऑक्सीजन का यूज करके और ग्लूकोज का यूज करके क्या निर्माण करती है सेल? एटीपी, एनर्जी जनरेट करती है। ये जो सेल यूज कर रही है इस ऑक्सीजन को, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। सेलुलर सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होगा वो हो जाएगा। तो ये बेसिक है इसका। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। तो पहले है इंस्पिरेशन, यानी कि जब आप श्वास को अंदर लेंगे, श्वास अंदर लेना। फिर निश्वसन, श्वास को बाहर छोड़ना। तो ये दो प्रोसेस हो गए, ये हमने देख लिए हैं। फिर दो टाइप का आपका रेस्पिरेशन होता है, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होगा एनारोबिक। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा, उसको बोलेंगे एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जितने भी हैं ये सारे जो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, उनको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जितने भी यूनिसेलुलर, यानी कि जिनमें एक सेल पाई जाती है, जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन लिविंग बींग्स में, उनमें ये रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया इसका। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं? तो पहला आपको पता है कि नासिका के माध्यम से श्वास जाएगी। तो पहला हो जाएगा इसमें नाक। फिर दूसरा, नाक के अंदर एक कैविटी भी होती है, नेजल कैविटी जिसको बोलते हैं, ये वाली। फिर एक फेरिंग्स का पार्ट हमने किया था, नेजो फेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स भी इसमें आ गया। और फेरिंग्स जब नीचे, फेरिंग्स से नीचे आते हैं तो एक स्ट्रक्चर होती है लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। कि जब वायु इस लैरिंग्स पे टकराती है तो वाइब्रेट वाइब्रेट करता है, जिसकी सहायता से हम बोल पाते हैं, शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। फिर विंड पाइप, ट्रैकिया, और फिर लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, या फिर ब्रोंकाई, दोनों को एक साथ बोलें तो। फिर ब्रोंकस जो है ये डिवाइड होंगे आगे ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में कहाँ तक पहुंच जाएंगे? एल्वेलाई तक। तो इनकी सीक्वेंस ऊपर लिख देते हैं एक बार। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। तो पहले नंबर पे है नोज, नासिका। फिर अगर नेजल कैविटी ऑप्शन में आया है तो वो उसके बाद आएगी, नोज के बाद। फिर उसके बाद आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आ जाएगी आपकी विंड पाइप, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद दो ब्रोंकस आ जाएंगे। फिर ब्रोंकस आगे और डिवाइड करेंगे, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स फिर लास्ट में एल्वेलाई में जाके खुलते हैं। तो ये इसका सिंपल सा पैटर्न है इसका। फिर है दो लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन। टू लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल जिसको पल्मोनरी बोलते हैं, इंटरनल जिसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये हमने पीछे इमेज में देख लिया है। यानी कि अब हम लिख सकते हैं इसमें एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस किस के बीच में होगा? जो ब्लड की कैपिलरीज हैं और एल्वेलाई के बीच में। तो ये हो जाएगा इंटरनल, और सॉरी एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन कौन सा होगा, या फिर टिश्यू लेवल पे जो होगा, वो होगा टिश्यू के बीच में या फिर सेल के बीच में, ये लगा लो, एंड ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि जो भी आर्टरी वहां तक ब्लड को लेके जाएगी वो वापस डिवाइड होगी कैपिलरीज में, फिर वो टिश्यू टिश्यू के पास ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगी। तो ये दो लेवल इसमें आते हैं। और तीसरा क्या होता है इसमें, जो हमने देख लिया था,
सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? यूज होगी अब ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। एटीपी के निर्माण में भाग लेगी अब ऑक्सीजन, उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो स्टेप्स क्या है इसके? ये हमने देख लिया है कि ब्रीदिंग में सबसे पहले इनहेल होगी, ऑटो रिच एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगी। फिर एक्सेल, ये ब्रीदिंग का ही पार्ट है, CO2 रिच एयर। इनहेलेशन सबसे पहले होगी इस प्रोसेस में, एक्सेलेशन सब में लास्ट में होगी। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बिटवीन लंग्स कैपिलरीज एंड एल्वेलाई, और इंटरनल रेस्पिरेशन बिटवीन टिश्यू एंड कैपिलरीज। सेलुलर रेस्पिरेशन, यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। तो ये हमने देख लिया है पीछे। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वास पथ, ये भी हमने ऊपर देख लिया है वैसे तो। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आएगा नोज, फिर आएगी नेजल कैविटी, जो नासिका गुहा है। फिर नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद साउंड बॉक्स, जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं। फिर लैरिंग्स के बाद आ जाएगी ट्रैकिया, विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस फिर डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में। ये सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं ये। और लास्ट में फिर एल्वेलाई। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। अब एक एक ऑर्गन के इसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि कौन किसका क्या रोल होता है इसमें। तो सबसे पहले नासिका, तो सबसे पता है आपको, सबसे बाहरी अंग होता है ये, आउटर पार्ट। और नाक में आपने देखा होगा कि रोम, रोम होते हैं, छोटे छोटे रोए, हेयर्स होते हैं। उनका क्या काम होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट, वो धूल कण या फिर बैक्टीरिया की एंट्री को रोकते हैं। प्रिवेंट एंट्री ऑफ डस्ट, कॉमा, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। जिनको भी वो रोक सकते हैं जो हानिकारक है शरीर के लिए, वो उन्हीं से चिपक के रह जाते हैं। फिर इसमें जो चार, ये लाल कलर का एक इमेज देख रहे होंगे आप, इनको बोलते हैं साइनस। साइनस का क्या मतलब है? खाली जगह होती है, जो खोपड़ी है या फिर फेस, क्रेनियम जो होती है उसमें खाली जगह होती है ये। खाली जगह का रोल क्या है? इसी की वजह से जो सिर है हम उसको गर्दन के ऊपर धारण कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो सिर बहुत भारी हो जाए और गर्दन के ऊपर रुकना, उसकी पोजीशन बने रहना मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं इसके ऊपर। तो चार टाइप के इसमें साइनसेस होते हैं आपके, 4 टाइप्स ऑफ साइनस। कौन से हैं वो, इनका नाम देख लेते हैं एक बार। तो जो मैग्जिला बोन में है ये वाला, इसको बोलेंगे मैग्जिलरी साइनस, क्योंकि मैग्जिला बोन में है ये। फिर जो ऊपर फोरहेड में होता है सेंटर में, इसको बोलते हैं फ्रंटल, क्योंकि फ्रंटल बोन में है ये, फ्रंटल साइनस। आपने एक डिजीज सुनी होगी, साइनोसाइटिस, या फिर जिसको आम कॉमन लैंग्वेज में नजला भी बोल देते हैं। वो इन्हीं में इन्फेक्शन की वजह से होता है वो। फिर जो बिल्कुल लेक्राइमल ग्लैंड के आसपास होते हैं ये वाले, ये जो है यहाँ पे, इनको बोलते हैं इथमोइडल साइनस, क्योंकि ये इथमोइड बोन में होंगे। अब एक बच गया, स्फिनोइड साइनस। ये पीछे होता है, दिखता नहीं है, मतलब बाहर से इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते आप, अंदर की साइड ही थोड़ा सा होता है।
इसको बोलते हैं स्फिनोइड साइंस। तो ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं, बस नाम, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला इसमें आ जाएगा फ्रंटल, मैक्सिलरी, मैक्सिला बोन में, इथमोइड, इथमोइड बोन में, स्फिनोइड, स्फिनोइड बोन। फिर इसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देख लिया था कि इसके तीन पार्ट होते हैं आपके। जो नाक के सीध में होगा, जो नाक के पीछे होगा, उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। और जो बक्कल कैविटी, जो माउथ है, जब उसको खोल के देखेंगे तो वो होता है ओरोफेरिंग्स। और जो लास्ट में होगा सबसे नीचे, जो लैरिंग्स के पास में होगा, इसको बोलते हैं लैरिंगो। ये आपका ओरो, और ये है नेजो फेरिंग्स। ठीक है। काम क्या होगा इसका, कि जो हवा है नाक से लेके या फिर नेजल कैविटी से लेके और कहाँ तक पहुंचाएगा ये, लैरिंग्स तक या फिर ट्रैकिया तक। यही इसका काम है, एयर को ये फ्रॉम नोज टू, या तो मान लो लैरिंग्स, या फिर बोल दो कि ट्रैकिया तक क्या करेगा, ट्रांसफर। यही इसका काम होता है। फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये लैरिंग्स, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं। ये पीछे आपका फेरिंग्स है, और लैरिंग्स, जहाँ पे फेरिंग्स खत्म होता है वहां से लैरिंग्स क्या होता है, स्टार्ट। तो ये ढक्कन क्या होता है, जो श्वास नली है, विंड पाइप ट्रैकिया है, उसको ढक लेता है, जिससे खाना उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है। और रोल क्या है इसका, लैरिंग्स का सबसे मेन, कि जैसे ही हवा इससे आस गुजरती है, ट्रेवल करती है इसके ऊपर से, तो ये वाइब्रेट करता है, कंपन पैदा होता है इसमें, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन, स्वर उत्पन्न होगा। और क्या चीज होती है इसमें, एक कार्टिलेज पाया जाता है इसमें, जिसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है। थायराइड भी कौन कौन सा कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं स्पेशली एडम्स एप्पल। तो एक बार ये क्वेश्चन आया है कि एडम्स एप्पल किससे संबंधित है, तो लैरिंक्स से संबंधित होता है ये। ठीक है। तो दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। पहली चीज कि साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, और दूसरा इसमें एक कार्टिलेज होता है, एडम्स एप्पल। फिर आ जाती है ट्रैकिया, श्वास प्रणाल, या फिर विंड पाइप जिसको बोल देते हैं। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, जो हमने पीछे थायराइड कार्टिलेज किया, वो थायराइड कार्टिलेज, जो ये आप देख रहे होंगे, ये वाली शेप, ये होता है थायराइड कार्टिलेज, जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। एडम्स एप्पल, या फिर थायराइड कार्टिलेज। और ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया को आप देख रहे होंगे, इसमें रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं। अब ये छल्ले क्यों होते हैं, और इनकी शेप सी टाइप की होती है, यानी कि एक साइड से खुले रहते हैं, बाकी तीन साइड से कवर करेंगे, और एक साइड से ये ओपन रहेगा, फ्री रहेगा। ये क्यों होंगे, कि जैसे मान लिया एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर ट्रैकिया में एयर नहीं है, तो जो ट्रैकिया है ये कोलेप्स ना कर जाए, सिकुड़ ना जाए बिल्कुल, इसीलिए इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए ये रिंग्स लगाए गए हैं इसमें, इसमें पाए जाते हैं ये। ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होगी, अगर स्टार्टिंग पूछें ट्रैकिया की, तो स्टार्टिंग हो जाएगी लैरिंग्स के नीचे, कि लैरिंग्स जहाँ पे खत्म होगा वहां से ट्रैकिया स्टार्ट होगी। और एंड कहाँ पे होगा इसका, एंड हो जाएगा लंग्स में।
कि लंग्स तक जाएगी, लंग्स में जाके डिवाइड हो जाएगी। और रिंग्स मैंने बता दिया आपको, सी टाइप्स के रिंग होंगे जो संख्या में 16 से 20 होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आगे ये डिवाइड हो जाता है, ये ब्रोंकस आ गया, ये आपका राइट ब्रोंकस, और ये हो जाएगा लेफ्ट ब्रोंकस। फिर आगे ये डिवाइड होते हैं। ठीक है। तो अगला आ गया आपका ब्रोंकस। अब ये आ गया आपका पहला प्राइमरी, राइट और लेफ्ट, ये बता दिया है आपको। ये आ जाएगा आपका राइट मेन। मेन क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होगा अब आगे, राइट मेन ब्रोंकस, और ये है लेफ्ट मेन ब्रोंकस। आगे डिवाइड हो जाएगा ये ब्रोंक्यूल्स में, जो आप इमेज में देख भी रहे होंगे, ये आगे डिवाइड हो गया है। और लास्ट में कहाँ तक पहुंच जाता है फिर ये? एल्विलाई तक। तो सिग्निफिकेंस इनका कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो मेन ब्रोंकस है वो आपके दो हैं, राइट और लेफ्ट। मेन आपके दो हैं। और फिर अगर ब्रोंक्यूल्स की बात करें, तो ब्रोंक्यूल्स यानी कि जैसे मान लिया ट्रैकिया आई डिवाइड हो गई, ये राइट मेन ब्रोंकस, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस, फिर ये डिवाइड हुई आगे, फिर ये आगे भी डिवाइड होगा इससे भी। यानी कि पहली बार जो डिवाइड हुई है, ये डिवीजन हो गए इसके दो, तो इनको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें ब्रोंक्यूल्स आपके प्राइमरी होंगे, और ये प्राइमरी जो ब्रोंक्यूल था ये वाला, ये भी डिवाइड हुआ आगे, इनको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। और जो सेकेंडरी हैं आगे डिवाइड होंगे, जो सेकेंडरी हैं ये भी क्या होंगे आगे डिवाइड होंगे, तो इनको बोलेंगे टर्शरी। तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं संख्या में, ये लगभग आपके 5 से 7 ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो मेनली आपको ये याद रखना है इसमें कि प्राइमरी में डिवाइड होगा, फिर सेकेंडरी में डिवाइड होगा, और फिर टर्सरी में डिवाइड होगा। और फिर टर्सरी, जो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये एल्विलाई में जाके खुल जाते हैं। तो ये ब्रोंकाई देख लिया हमने, ब्रोंक्यूल्स देख लिया कि ब्रोंक्यूल्स में आपके प्राइमरी में डिवाइड होगा, सेकेंडरी में डिवाइड होगा, और टर्सरी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेन आती है आपकी एल्वेलाई। एल्वेलाई की सबसे पहले तो आपके शेप पूछते हैं। शेप आपको दिख रहा होगा कि अंगूर के गुच्छे के समान है ये, तो ग्रेप के समान इसकी शेप होती है। ठीक है। और काफी सारी अब एल्वेलाई हैं, तो यहाँ से एक्सचेंज होगा अब गैसेज का, और एक्सचेंज आपको पता है कि जब ब्लड वेसल्स आएंगी तो कैपिलरीज में डिवाइड होंगी, और कैपिलरीज के माध्यम से फिर वो ट्रांसफर घटित होता है। तो यानी कि ये कैपिलरीज से लिपटी हुई होंगी, इनके बीच में रेस्पिरेशन होगा इस लेवल पे, उसको हमने बोल दिया था एक्सटर्नल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो वो इनके लेवल पे प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये दो चीज आपको इसमें याद रखनी है। फिर मेन आता है आपका इसमें लंग्स। तो लंग्स के काफी सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि ये आपको पता है कि राइट हिस्सा है ये, और ये लेफ्ट हिस्सा हिस्सा। यहाँ पे हार्ट के लिए जगह मौजूद होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक नोच। ये इसकी कवरिंग होती है जिसको कवर करती है लंग्स को। ठीक है। अब जो इसमें मेन आपका पूछा जाता है, वो पूछेंगे कि कौन से लंग्स का वेट ज्यादा होता है। आप देख भी रहे होंगे कि चूंकि इसमें लेफ्ट वाले में हार्ट के लिए जगह मौजूद है यहाँ पे, तो यानी कि राइट लंग का वजन जो होता है वो ज्यादा होता है लेफ्ट से। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नोच। क्योंकि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट लंग्स की या फिर लेफ्ट जो फेफड़ा है उसकी थोड़ी सी जगह वो घेरता है।
फिर मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, कि जब आप इंस्पायर करते हो और जब एक्सपायर करते हो तो क्या क्या प्रोसेस शरीर में घटित होते हैं। तो पहली चीज तो है इंस्पिरेशन। अब आप श्वास लेके देखो, ठीक है, वो आप कॉन्शियसली लेना पड़ेगा। जो आप अब जिसमें एफर्ट्स लगते हैं, जिसमें कोशिश लगती है जिस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। और दूसरा जो एक्सपायरेशन है, एक बार आपने श्वास अंदर ले लिया तो बाहर तो अपने आप भी निकल जाता है, जिसको बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि जो एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है। जो इसमें मांसपेशियां भाग लेती हैं, वो सबसे पहली मांसपेशी है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। और दूसरी आती है इसमें इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो ये आपकी इंस्पिरेशन की है इमेज, और ये आपकी एक्सपायरेशन की इमेज। O2 अंदर ली और यहाँ से CO2 बाहर छोड़ दी। तो इन डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट किस तरह होती है। तो इंस्पिरेशन करना है, यानी कि लंग्स क्या करेंगे, फैलेंगे। लंग्स का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, बड़ा होगा थोड़ा सा। और जैसे ही बड़ा होगा, यानी कि जो डायफ्राम है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा। डायफ्राम इसके निचले हिस्से से अटैच है, तो निचले हिस्से से जब अटैच है तो जैसे ही डायफ्राम नीचे आएगा तो हार्ट इसको, फेफड़ों को वो नीचे की तरफ ही खींचेगा, यानी कि उनके आकार को बढ़ने में हेल्प करेगा ये। यानी कि डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ वो खिसक जाएगा जब इनहेलेशन का प्रोसीजर होगा। लेकिन जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इंटरकोस्टल मसल्स होती कौन सी है, जो रिब्स के बीच में मांसपेशियां पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये भी क्या होंगी, इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फेफड़ों को ये चारों तरफ से ऊपर की तरफ खींचेंगी, और चारों तरफ से जब खींचेंगी अपनी तरफ, तो फेफड़ों का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, और एयर जो है वो अंदर चली जाएगी नेगेटिव प्रेशर के माध्यम से। तो श्वास अंदर चली गई है, अब बाहर छोड़नी है। बाहर कैसे छोड़ेंगे, तो अब यानी कि फेफड़ों का आकार क्या होगा, वो कम होगा। और जैसे ही फेफड़ों का आकार कम होता है तो डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स करेगा। पहले सिकुड़ा था, अब वो रिलैक्स करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। डायफ्राम मूव्स अप। तो डायफ्राम ऊपर की तरफ गया, तो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी क्या करेंगी, अब रिलैक्स करेंगी। तो रिलैक्स करेंगी तो यानी कि जो फेफड़ों फेफड़े उन्होंने खींच रखे थे, अब वो प्रेशर फेफड़ों के ऊपर से हट जाएगा और फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। इंटरकोस्टल मसल्स ऑल्सो रिलैक्स। तो ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये दो प्रोसेस इसमें घटित होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहें तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन इसमें से बनता है। आने के चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, कि जब आप इंस्पायर करते हो, दोनों अलग अलग लिख लेते हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा, दो मांसपेशियां हैं आपकी, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। तो डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव करेगा। इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होंगी, सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। फिर दूसरा प्रोसेस है इसमें एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसके विपरीत चीजें होंगी, कि जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, अब रिलैक्स करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, मूव अप। ऐसे ही इंटरकोस्टल मसल्स ये भी क्या करती हैं, अपना प्रेशर छोड़ देती हैं, यानी कि क्या होती हैं, ये भी रिलैक्स।
आराम करती हैं। तो ये इसका प्रोसेस था कि कैसे श्वास अंदर जाती है और कैसे बाहर निकलती है। फिर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है कि ये कोई भी आपकी ब्लड वेसल आ गई है, और ये क्या है, एल्विलाई। अब एल्विलाई के पास मौजूद है ऑक्सीजन, और ब्लड के पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 अंदर और O2 ब्लड में। तो पहले देख रहे होंगे ब्लू कलर है, ब्लू कलर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये अशुद्ध रक्त है जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है। इसको बोलते हैं RBC, जो इसको कैरी करती है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये इसका प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज का। कैपिलरीज के माध्यम से कैरी आउट होता है। गैसियस एक्सचेंज occurs थ्रू कैपिलरीज। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है, जब आर्टरी और वेन कैपिलरी में डिवाइड होंगी तब ये उसके माध्यम से ट्रांसफर होती हैं गैसेज। तो ये आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक टॉपिक और बचा है इसका, जिसको अगली वीडियो में हम करेंगे चर्चा, जिसके बारे में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। उसमें से भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पहले इसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद उस वीडियो पे जाएंगे। अब इसके जो PYQ आए हैं आपके पिछले सालों में, वो देख लेते हैं। इसमें सीक्वेंस ही पूछी है, जो पार्ट्स आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्रॉपर ऑर्डर। तो सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी इसमें, ब्रोंक्यूल्स पहले नहीं आते, उससे पहले ब्रोंकाई आते हैं। ब्रोंकाई के भी पहले एल्वेलाई तो सबसे लास्ट में आएगी, ट्रैकिया आएगी। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। जो सबसे लास्ट में आएगा पहले तो उसको ही देख लो कि फोर किस किस में लास्ट में लिखा हुआ है। तो यानी कि C ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। फिर देख लो कि ट्रैकिया किस में पहले पे है। तो ट्रैकिया पहले में है B ऑप्शन पे। तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको सीक्वेंस भी करवा दी है कि पहले ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में, और लास्ट में एल्वेलाई तक पहुंच जाती है। फिर इसका अगला क्वेश्चन आपका भी, गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे आएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब देखिए, सबसे पहले आपकी आती है नासिका, ये हमने देख लिया है। फिर उसके बाद नेजल कैविटी आती है, नेजल कैविटी इसमें है नहीं। नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर आता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद आएगी ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद वो डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में पहुंच जाएगा एल्वेलाई तक। तो यानी कि ECA, ECA स्टार्टिंग देख लो किसमें है, थर्ड ऑप्शन में है। तो ये आपका इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल से हमने रिलेटेड देख लिया कि लैरिंक्स से संबंधित है ये, जो थायराइड कार्टिलेज है, उसी को बोलते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको भी बताने का अगली वीडियो में प्रयास करेंगे। सभी को